In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about unit number 8. Title is Peace. Poem. सबसे पहले हम इस poem के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखते हैं, उसके बाद हम इसके जो स्टेंजाज हैं उनकी एक्सप्लेनेशन तरफ जाएंगे। सबसे पहला हमारे पास जो वर्ड है वो है स्मैश, मीन्स तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देना। रोर मीन्स दहाड़ना, गरजना। डिस्ट्रैक्शन मीन्स तबाही और बर्बादी। रेक निस्त नाबूद कर देना। स्पिन का मतलब होता है घूमना। एटर्नल कहते हैं अब्दी। विस्पर सरगोशी करना। स्टिलनेस कूद को कहते हैं, खामोशी को। कोर कहते हैं मरकजी हिस्सा। ब्रोकन कहते हैं टूटा फूटा, यानी कोई चीज़ जो टूटी फूटी हुई हालत में हो उसे कहते हैं। स्मैश मीन्स तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देना। रोर मीन्स दहाड़ना, गरजना। डिस्ट्रैक्शन तबाही और बर्बादी। रेक निस्तो नाबूद कर देना। स्पिन घूमना, एटर्नल अब्दी। विस्पर सरगोशी करना। स्टिलनेस कहते हैं सकूत को। कोर मरकजी हिस्सा। ब्रोकन मीन्स टूटा फूटा हुआ हिस्सा या टूटी फूटी हुई कोई चीज़ को कहते हैं ब्रोकन। अब हम इसके स्टेंजाज की तरफ चलते हैं, स्टेंजाज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इसका फर्स्ट स्टेंजा है उसको हम देखते हैं। द विंड इज नाउ। ये जो टाइटल है पीस, जो हमारी पोम है, इसमें जिस चीज़ को डिस्कस किया गया है वो विंड के 2 एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया गया है। एक एस्पेक्ट वो होता है कि जब ये विंड स्टॉर्म फॉर्म में होती है, यानी जब आंधी चलती है, तो ये विंड जो है ये तबाही और बर्बादी का बायस बनती है, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन का बायस बनती है। यानी आपके खेतों खलिहानों को नुकसान पहुंचाती है और बिल्डिंग्स तबाह हो जाती हैं। इमारतें जो हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं। तो ये जब स्टॉर्म फॉर्म में होती है तो उस वक्त ये किसका बायस बनती है? डेथ एंड डिस्ट्रक्शन का बायस बनती है। यानी एक इसका ये एस्पेक्ट है कि ये जो विंड है ये हमारे लिए एज ए मॉन्स्टर के तौर पर काम करती है, क्योंकि ये तबाही और बर्बादी को लाती है। जब आंधी की फॉर्म में होती है तो ये क्या करती है? ये डेथ एंड डिस्ट्रक्शन का बायस बनती है, एज ए मॉन्स्टर के तौर पर अपना रोल प्ले करती है। और इसका एक और एस्पेक्ट है, वो एस्पेक्ट ये है कि ये जब जेंटल फॉर्म में होती है, यानी सूदिंग फॉर्म में होती है, तो उस वक्त जो है, उस वक्त ये जो है ये हमें पीस प्रोवाइड करती है। जब ये जेंटल फॉर्म में होती है तो उस वक्त हमें पीस फ्राहम करती है। फ़र्ज़ किया कि जब यही विंड स्टॉर्म फॉर्म में होती है तो हमारे लिए तबाही और बर्बादी लाती है, और जब ये जेंटल फॉर्म में होती है तो उस वक्त क्या होती है? उस वक्त ये हमें पीस और काम मुहैया करती है, प्रोवाइड करती है। और उस वक्त जो स्काई है ये हमें बिल्कुल क्लियर ब्लू और क्लाउडलेस नज़र आता है। यानी ये इसके 2 एस्पेक्ट्स थे विंड के, जिसको हमने डिस्कस किया है। अब हम इसके स्टेंजाज की तरफ आते हैं। द विंड इज़ नाउ कहता है अब ये जो विंड है, हवा है, ये रोरिंग स्मैशिंग, ये शोर मचा रही है, शोर मचाती हुई। स्मैशिंग तबाह बर्बाद करती हुई, यानी तोड़कर टुकड़े टुकड़े करना। मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, मॉन्स्टर कहते हैं बला, ये एक बला है, नागानी आफत है। ऑफ डिस्ट्रक्शन तबाही और बर्बादी, तबाही और बर्बादी फैलाने वाली एक बला। नेक्स्ट, रेकिंग ऑल मेन्स वर्क, इंसानों से जितने भी अचीवमेंट्स बिलोंगिंग टू ह्यूमन बींग्स, यानी इंसानों के जितने भी कारखाए नुमाया होते हैं उनको निस्त नाबूद कर देती है। फ्राम द वैलीज फ्राम द वेल्स, ये वादियों से लेकर
सब्ज़ाज़ारों तक। एंड सेंड्स देम स्पिनिंग, और उनको फिर क्या करती है, उनको घुमाती है। स्पिन मीन्स घुमाना। ब्रोकन फ्लाइंग, जब वो टूट फूट जाती हैं, जब वो अशिया जो हैं, आपने देखा होगा कि जब आंधी चलती है तो सॉइल के ज़र्रात, पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एज वेल एज सैंड, यानी रेत और मट्टी के जो ज़र्रात होते हैं, और इसी तरह जो पेपर्स होते हैं और ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड लीव्स, वो आपने देखा होगा कि जब आंधी चलती है तो वो हवा में उड़ रहे होते हैं। तो वो कहता है कि ये जब स्टॉर्म फॉर्म में होती है तो ये इन अशिया को, यानी पार्टिकल जो होते हैं सॉइल एंड सैंड एज वेल एज ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ ट्रीज, वो क्या होते हैं, एंड पेपर्स, वो उस आंधी में हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। यानी ये इसने इस एक एस्पेक्ट को बयान किया है, विंड के एक एस्पेक्ट को बयान किया है जो स्टॉर्म फॉर्म में होता है। जो स्टॉर्म फॉर्म में ये विंड जो है अपना रोल प्ले करती है, और वो रोल क्या होता है, मॉन्स्टर के फॉर्म में प्ले करती है। अब हम टर्न टू नेक्स्ट स्टेंजा। बट ऑल ऑफ दैट इज, लेकिन वो कहता है कि ये जो तबाही और बर्बादी ये विंड जो है ये लाती है, इसके बाद हम इस चीज़ का मानते हैं कि ये तबाही और बर्बादी लाती है, बट ऑल ऑफ दैट इज़ नॉट इट्स कोर। कहता है लेकिन ये तबाही और बर्बादी जो है ये इसका मरकज़ी नुक्ता नहीं होता, इसका मेन ऑब्जेक्ट जो है, इसका मेन जो एम है वो तबाही और बर्बादी लाना नहीं होता। इट्स सेंटर इज़ इन ट्रूथ, कहता है सच्चाई इसके अंदर है। एटर्नल स्टिलनेस, ब्राइट ब्लू स्काइज, कहता है जब ये जेंटल फॉर्म में होती है, एटर्नल स्टिलनेस, बिल्कुल सुकूत होता है, खामोशी होती है, और जेंटल फॉर्म में होती है तो उस वक्त क्या होता है, ब्राइट ब्लू स्काइज एंड ऑल ऑफ यू हेयर आर जेंटल विस्पर्स फार अवे। कहता है एटर्नल स्टिलनेस ब्राइट ब्लू, जब ये जेंटल फॉर्म में होती है तो उस वक्त जो आसमान है, नीलबू आसमान है, वो क्लियर दिखाई देता है। और एंड ऑल यू हेयर, और आप सब सुनते हैं, इन जेंटल विस्पर, सरगोशियाँ, बड़ी हल्की फुल्की जो सरगोशियाँ हैं उनको आप सुनते हैं। फार अवे, बहुत दूर, एंड अनइम्पॉर्टेंट, और गैर अहम। ये हमारे पास जो पाम पीस थी इसको हमने डिस्कस किया, इसका एपिटोमाइजेशन आपको समझाया कि इसका मेन जो सेंट्रल जो थीम है वो क्या है, कि यानी इसके हमने दो एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया। एक एस्पेक्ट जो है वो क्या होता है, वो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन की सूरत में होता है, जब ये हवा जो है आंधी यानी स्टॉर्म की, तूफान की फॉर्म में जब चलती है तो उस वक्त हमारे लिए डेथ एंड डिस्ट्रक्शन का बायस बनती है। और जब जो है जेंटल फॉर्म में होती है तो उस वक्त ये हमारे लिए, उस वक्त जो आसमान जो है वो क्लियर नज़र आता है और हमारे लिए सूदिंग का काम करती है, यानी हमें पीस प्रोवाइड करती है। अब हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करेंगे। द विंड इज नाउ ए रोरिंग smashing monster of distractions. In this poem, the poetess describes two aspects of wind. One is coolness, dark and destructive, and other is gentle, bright and soothing. So poetess says that the gentle, bright and soothing aspect of the wind is its reality. The wind is now a roaring, smashing monster of distractions. Here poetess says that when wind is in the form of storm, it smashes everything which comes in its way. A roaring, smashing monster of distractions.
destroying fields, demolishing buildings, uprooting trees. After this act of destructions, all the particles of distracted things in the form of dust and debris hurled into the air. Next, raking all men's work from the valleys, from the vales, all achievements belonging to human beings are raked by wind. It rakes from the valleys to the vales and spends them spinning, broken, flying. So here the wind is playing the role of monster because it destroys all achievements belonging to human beings. It brings death and distractions for human. Turn to next stanza. This is one aspect which we have described and in which the wind is playing the role as a monster. But all of that is not its core. But all of that is not its core. Here, poetess says that not everything which has been described is ultimate truth. Truth is always found in the deep of things. But all of that is not its core. But destroying a thing is not its real functions. It not its main object. Eternal stillness, bright blue skies, and all you hear are gentle whispers. Here the wind has taken a new form, has taken a form of gentle breeze, a breeze which gives you pleasure, peace and calm, not brings death and destruction for you. Eternal stillness, bright blue skies, and all you hear. So when wind is in gentle form, the sky looks sunny, blue and cloudless, and all you hear are gentle whispers, far away and unimportant. So here wind is personified as a lover who whispers his heartfelt feelings into the ear of his beloved. So here the wind is playing a role of providing peace and calm. Here wind is not playing the role of monster, because here it takes a new form, has a gentle breeze which gives you pleasure, peace and calm. If we talk about the poetry of William Wordsworth, we find an interesting episode which is known as boating episode.
in which nature has been created fair to the poet, to give him a moral lesson, to differentiate between good and bad. One summer evening, when William Wordsworth unties the chain of a boat without the permission of its owner and pushed it away from a shore. After some time, he felt a certain type of fear. He sees a large and huge range of mountain taking shape of a creature, taking shape of head like human's head, and chasing him. So he turns boat and leaves that boat at the same place where he stole that boat, and he returns home with these feelings that nature has made him learn a moral lesson which was to give him a lesson to differentiate between good and bad. So, because it was an act of theft, he took a boat without the permissions of boat's owner. So sometimes nature gives a lessons to differentiate between bad and good, as William Wordsworth has presented in his prelude. So this is the function of nature. In this poem, poetess has given us a lesson through the forces of nature, that forces of nature sometimes give us a lesson to differentiate between good and bad, and after sufferings, privations and miseries, there is a peace, and you have to pay for peace. Without facing privations, sufferings, you cannot achieve your destinations. You cannot achieve peace, calm. So this was our title in the form of peace, which is a poem we have discussed in detail. I hope you have understood this poem, its title, theme, as well as explanations. Okay, Allah Hafiz.